भारतीय रेलवे में जैसा कि आपने समझा, वर्ष 2000 से एलएचबी ट्रेन रेक का आना सुरक्षित, संरक्षित और समय पालन के साथ एक आरामदेह यात्राओं का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ। मानव जीवन हो या कोई मशीन हो और कोई भी सिस्टम हो, समय के साथ साथ उसमें कुछ समस्याओं का आना प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक है। एलएचबी ट्रेन रेक में भी इन रूट यानी यात्रा के दौरान बीपी प्रेशर का स्वतः ही ऑटोमेटिक कम हो जाना, ड्रॉप और रीस्टोरिंग कम होना और स्वयं ही इसका बन जाना एक बहुत गंभीर समस्या है। वह आपने जाना कि क्या इसके संभावित कारण है, इस पर एक नजर डालते हुए, जैसा मैंने कहा ना कि समस्याओं से जीवन रुकता नहीं है, तो एलएचबी ट्रेन रेक में भी इस गंभीर समस्या का इन रूट किस प्रकार संभावित निदान किया जाए और अपनी यात्रा डेस्टिनेशन तक सुरक्षित कैसे पूर्ण की जाए, आइए इस अध्याय में आरडीएसओ के दिए हुए दिशा निर्देशन के अनुसार यह समझें। एलएचबी ट्रेन रेक में यात्रा के दौरान ड्राइवर और गार्ड के न चाहने पे, न डिमांड करने पे स्वतः ही बीपी प्रेशर का कम होना, मतलब ब्रेक का लगना, और कुछ ही क्षणों में अपने आप ही उस प्रेशर का रीजनरेट हो जाना, रीस्टोर हो जाना, बन जाना। इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो रहा, फिर भी ट्रेन बार बार अपने आप गति बहुत कम हो रही है या रुक जा रही है और फिर अपने आप रीजनरेट हो रही है। तो इस दौरान यदि मध्य मार्ग में बार बार ये फ्रीक्वेंट ये घटनाएं हो, तो किस प्रकार हम इस ट्रेन की यात्रा को डेस्टिनेशन तक, इसके गंतव्य तक ले जाना चाहिए, इसके लिए आरडीएसओ ने एक सिस्टमैटिक दिशा निर्देश अपने पत्रांक के माध्यम से 2022 और लेटेस्ट 2025 में किस प्रकार दिया है, जिससे कि इस प्रोटोकॉल मतलब एक उचित व्यवहार, अधिकारी या हम अपने सम्मानित लोगों को प्रोटोकॉल सत्कार करते हैं ना, तो यही प्रोटोकॉल का यहां अर्थ है कि एक विश्वसनीय, सुरक्षित और एक टेक्निकल तरीके से, ठीक है ना, हम अपनी यात्रा को किस प्रकार पूर्ण करेंगे, इसको इस अध्याय में समझें। सबसे पहले सारांश में आप देखिए कि वो केस जो कि 6 महीने में ही 587 केस इस प्रकार के एलएचबी ट्रेन में भारतीय रेलवे हुई। आपने ये भी जाना कुछ विशेष जोन में, कुछ विशेष डिवीजन में और कुछ विशेष सेक्शनों में ये बहुत ज्यादा हुए, एनएफ में बहुत ज्यादा हुए। WAP7 के साथ 329 में से 293 हुए और कुछ विशेष सेक्शन एनएफ रेलवे के, एनसीआर के, देखा ना, जैसे कानपुर सिकोहाबाद के बीच 131। तो इस प्रकार ये सारा संगत ये निकला कि कुछ विशेष सेक्शन, विशेष ट्रेन जो दिल्ली बाउंड से हमारे ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाती थी, तो उसमें ये केस ज्यादा हुए। ठीक है, इन सभी में पेंट्री कारें थी, लेकिन ये राजधानी शताब्दी वाली नहीं थी। और इसके बाद हमने जाना था कि एलएचबी ट्रेन रेक में 4 कौन से सिस्टम है जो ब्रेक लगाते हैं, उसमें पीव था, ठीक है, दूसरा इसका एग्जॉस्ट वाल्व था, इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व, तीसरा इसका फीबा और चौथा था वेस्डा। ये वेस्डा आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको पढ़ाया था पिछले अध्याय में। ये वो 4 सिस्टम एलएचबी ट्रेन रेक में थे जो कि स्वतः ही ब्रेक तो लगा देते हैं, लेकिन बिना मानवीय मूल्य के
कभी भी ब्रेक को रिसेट नहीं कर सकते, आपको स्वयं जाना पड़े। स्वयं मतलब लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या स्कॉटिंग स्टाफ जाके उसको मैन्युअली रिसेट करेगा, फिर यह समस्या सॉल्व होगी और फिर हम अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था कि सारे लोगों का सबका अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि कोचिंग स्टॉक मतलब एलएचवी कोच में और लोको मोटिव में, ट्रैक्शन में, WAP7, WAP4, WAP5 में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। और कई इसमें इन्वेस्टिगेशन किए गए। जोनल रेलवे ने बताया था ना, वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे ने, किसी ने इसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो जगह जगह आपको आया कि मिसक्रिएंट, हर जगह क्या आ रहा था कि मिसक्रिएंट एक्टिविटीज हो रही थी, कि हम मास्क लगा रहे थे इन चारों जगह। पीयू में ये देख रहे हैं इसको, कहीं हमने बीपी एंगल का को बांधा MS से, माइल्ड स्टील की वायर से, जब हम बांध के ले गए तो जाते हुए कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हम आए तो 9-10 केस जब इस रेलवे में हुए तो पता लगा कि 6 कोच के तो MS वायर खुले हुए हैं, इसका मतलब कोई शरारत कर रहा है। जब भी हम पीयू के ऊपर हम मास्क लगाते, टेप लगाते, तो यात्रा के दौरान जब भी ये घटना होती तो देखा जाता अलार्म पुल चेन को कोई हैंडल को खींचता था और वो एग्जॉस्ट वाल इसका जो 19 mm की चौक का था वो बार बार टेम्पर्ड मिलता था, पुट्टी फटी मिलती थी, मास्क फटे मिलते थे। तो अंत में रेलवे बोर्ड ने इस तरह की घटनाओं में एक और ये हल्का सा मैंने आपको बताया था माइक्रो स्विच लगाया, इसने डाटा लॉगर ने साफ बताया कि इतनी बार चेन पुलिंग हुई और फिर रिसेट हुई। और ये भी बताया कि जब भी प्रेशर गिरा तो जब ड्राइवर साहब गिरा रहे हैं तो लोकोमोटिव से गार्ड साहब की तरफ प्रेशर इसी अनुपात में गिर रहा है। लेकिन जब ये घटना हो रही है तो ट्रेन से पायलट, लोको पायलट की तरफ ये प्रेशर गिर रहा था। इससे क्लियर हुआ कि समथिंग, कोई मिसक्रिएंट इसमें, कोई भाई एजेंसी इसमें, चाहे वो पेंट्री कार हो, अनऑथराइज्ड वेंडर हो या कोई शरारती आदमी हो, जिसके देखिए ये चित्र भी एक वेस्टर्न रेलवे ने इस चित्र को, इन लोगों को पकड़ा। इनके पास हर पेंट्री कार, अनऑथराइज्ड वेंडर के पास वो चाबियां मिली जो मैंने रिपोर्ट में पढ़ाया था। तो अंत में कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ लोग इसको जानबूझकर टेम्पर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये रिपोर्ट भी आपने देखी थी अलग से। फिर हमने RPF को, कई लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, स्काउटिंग की, देखा ना, ये रेलवे की रिपोर्ट थी। ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ दिस ट्रेन ऑल वर फाउंड इन टू बी इलीगली रीसेटिंग की। तो RPF, CNW स्टाफ, TS महोदय, इन सब ने जब गहराई से इस चीज को इन्वेस्टिगेशन किया और इस पर कड़ाई की, मतलब कड़ाई क्या, पूछताछ की, लोगों को चेक किया, तो उसके बाद ये घटनाएं कम हुई। इस संदर्भ में 18 अगस्त 2025 नवीनतम पत्र है RDSO का कि 6 महीने के लगातार इन्वेस्टिगेशन के पश्चात, विभिन्न जोनल रेलवे के विचार लेने के पश्चात, RDSO ने रेलवे बोर्ड के स्तर पर सभी जोनल मतलब पूरे भारतीय रेलवे के लिए क्या हमारा व्यवहार इस प्रकार की ट्रेन के साथ होना चाहिए जिसमें इन रूट ये समस्याएं हो रही है। RDSO भी यही बता रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ केस में 8/12/2022 की जो रिपोर्ट जिससे हमने अभी अध्ययन किया और 30 जनवरी 2023 की रिपोर्ट में, इन सब चीजों में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ये जो अधिकांश केस थे उस ऑटोमेटिक बीपी प्रेशर ड्रॉप और रीस्टोरेशन के, उसमें यह साफ स्पष्ट कर रहा है, डू नॉट रिलेटेड इन एनी वे विद एनी प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक सिस्टम ऑफ कोचेस के साथ जो लोकोमोटिव हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं पाई गई। ठीक है ना। तो बाद में ये बता रहे हैं कि मिसक्रिएंट एक्टिविटीज ये केवल RDSO किस आधार पे बता रहा है, जो मैंने आपको
पिछले अध्याय में अभी थोड़ा सारांश रूप में बताई मिसक्रेंट एक्टिविटीज, चाहे वो अनऑथराइज्ड वेंडर्स हो, एंट्री कार में बैठे हुए कुछ लोग हो, या कोई ऐसा शरारती तत्व है जो एसीपी करे या बीपी एंगल को फाल प्लेट उठाकर टेम्पर करे। ये भी इसमें लिखा है ना कि ड्यू टू अधिकतर केसों में जब हमने माइक्रो स्विच भी लगाया था एसीपी के साथ, तो उसमें क्या किया था कि जो रिजल्ट आया था डाटा लॉगर के साथ कि अलार्म चेन को पुल होना और फाल प्लेट को उठाकर मिसक्रिएंट द्वारा बीपी एंगल को टेम्पर करना इसका मुख्य कारण रहा, जो कि इन घटनाओं के लिए अधिकतम रूप से सहायक। ठीक है ना। तो फिर इस निचोड़ के बाद आरडीएसओ ने अपने पत्र दिनांक जो ऊपर का पत्र है इसके आधार पर ये 5 नॉर्म्स दिए। प्रोटोकॉल ड्यूरिंग सबसे पहले मैंने बताया था ना कि 0.05% केवल हजारों केस में एक केस है कि फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, जिसको आप वेस्टा भी कहते हैं, उसका 4 वो चीजें हमने ली हैं जो ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर, पीव, फीबा और लास्ट में मिसक्रिएंट। तो इस आइए प्रोटोकॉल के दौरान आरडीएसओ की स्लॉटर के दौरान आपने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जो ये फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का जो पैनल आपके कोच में वॉशरूम के बगल में जहां पे आपके डस्टबिन के साथ ही ये पैनल लगा हुआ है ऊपर, इस पैनल का ऊपर से रीसेटिंग होती है। और जब आइसोलेट करना हो, यदि ऐसी समस्या हो जाए तो एक कोच के अंडर गियर में लगा हुआ एलएचबी कोच का ये ब्रेक वाल जो फीबा वेस्डा आग लगने पर या माल फंक्शन पर ज्यादा बोलता है, आपको इसको आइसोलेट करना है, यहां से जो रिलीज करता है। और आइसोलेट द फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑफ ऑल कोचेज इन द रेक। अब आप कहेंगे कि पूरा कोच को इसको आप आइसोलेट कीजिए पूरे रेक को और फिर अपनी जर्नी को डेस्टिनेशन तक ले जाइए। पहला स्टेप ये है। अब आप एक बात क्लियर समझ लें, यहां बार बार ऑल कोचेज ऑफ द रेक आएगा। ऑल कोचेज ऑफ रेक क्यों है? क्योंकि यह ऑटोमेटिक ड्रॉप हो रहा है और जब तक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या सीएनडब्ल्यू स्टाफ वहां तक पहुंच रहे हैं, भाई 24 कोच का रेक है ना, तब तक तो वो रीसेट हो जाता है। तो ना आपको ऑडियो वीडियो सिग्नल, ना कोई हिसिंग साउंड, ना कोई वीडियो सिग्नल, किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिलता। भाई फीबा भी बोलेगा, वैसा भी बोलेगा, वो तो रीसेट हो गया अपने आप, सब एक जैसे हो गए। इसलिए क्योंकि इसमें कोई एक विशेष कोच आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए सारे कोच आप आइसोलेट कीजिए। तो ये पहला स्टेप था। ये कैसे करना है आइए इस वीडियो में देखें। ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप और रीगेन के केस में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एफडीएसएस का ब्रेक वाल्व तो नहीं बोल रहा है। अगर क्या पता ब्रेक वाल्व रास्ते में बोल गया हो, तो उसके लिए ब्रेक वाल्व को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके आइसोलेट के लीवर को जो है खोल के इसको यहाँ से आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद फिर अगला स्टेप कार्रवाई करेंगे। अब फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम को सभी कोचों को आइसोलेट करने के बाद यदि समस्या सॉल्व हो जाती है तो आया तरफ, नहीं होती तो फिर ये दूसरा चरण है। ये सब आरडीएसओ ने सुझावे हैं कि इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर वाल्व कहां होता है, ये दिखाया था ना। जो किसी भी इमरजेंसी, चाहे वो गार्ड साफ करे, लोको पायलट करे, या कोई एयर ब्रेक सिस्टम में फेलियर हो जाए और अचानक प्रेशर गिरे, तो ये बोलता है 2 kg पे स्वयं से रिसेट होता है। तो ये बार बार बोल रहा है, तो वो कहते हैं कि आप इसको भी आइसोलेट कर दें और इसको आइसोलेट कर दें। और ध्यान रखें, जो आपने इसको पहले आइसोलेट किया था, इसको अब फिर नॉर्मल कर दें। नॉर्मल मतलब इसको वर्किंग में करें। ध्यान रखिएगा,
आप ब्रेकिंग जो चारों सिस्टम है एक साथ बिना किसी अनुमति के एक साथ आइसोलेट मत कीजिए। तो आपने इसको आइसोलेट करना है सेकंड में, और जो वेस्डा का फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का एंगल को आपने आइसोलेट किया था, इसको घुमा के फिर वर्किंग में ले आना ताकि फायर स्मोक सिस्टम वर्किंग में रहे, ब्रेक एक्सीलेटर आइसोलेट हो जाए। आइए देखिए ये कैसे आइसोलेट होता है और किस प्रकार ये अंडर फ्रेम में है, ठीक है ना, किस प्रकार ये रिसेट होता है। देखिए इस वीडियो। ब्रेक एक्सीलेटर वाल है ये, और उसका आइसोलेटिंग कॉक है ये। आइसोलेटिंग कॉक, ब्रेक एक्सीलेटर वाल के आइसोलेटिंग कॉक को हम बंद करेंगे। इस प्रकार ब्रेक एक्सीलेटर, जो इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर को आइसोलेट करने के बाद फिर मार्ग में आपको यही समस्या आती है, तो अब आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप कौन सा है, पीव पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल को, ये फुल हैंडल ये ऊपर है। ये तो जब कोई पैसेंजर किसी इमरजेंसी में करेगा तो एक बार करेगा, बार बार हो रहा है और पता नहीं लग रहा, तो तीसरे स्टेप में आपको ये आपके कोच बॉडी में ऊपर है और ब्रेक वाल जहां आपका फुटबोर्ड होते हैं उसके नीचे देखिए, ये 19 mm का इसका ब्रेक वाल है जो तेजी से रिलीज होता है। 19 mm से इमरजेंसी एप्लीकेशन करता है, दूर से आवाज आपको सुनाई देती है। लेकिन क्योंकि आप रिसेट हो गया तो ये भी आपको पता तो लगेगा नहीं। लेकिन तीसरा सिस्टमेटिक सिस्टम क्या है कि आप इसको आइसोलेट कर दें। इस वीडियो में देखिएगा, इसको आइसोलेट कर दीजिए, और जब इसको आइसोलेट कर दें तो जो दूसरे नंबर पे आपने ब्रेक एक्सीलेटर किया था इसको फिर नॉर्मल कर दें, वर्किंग में कर दें। अतः ये दो पुनः वर्किंग में हो गए, एक समय में एक ही आइसोलेट होगा। तो अब आपने इसको पीव को, ये अधिकतम केसों में एसीपी के केस में यही होता है और रिपोर्ट में भी बार बार यही आ रहा है जो हमने मान। तो देखिए इस वीडियो में कैसे होता है और कैसे इसको आइसोलेट करते हैं। ये एसीपी का पी वाल्व है, इसके आइसोलेटिंग कॉक को भी हम बंद करेंगे। आइसोलेटिंग कॉक, अब पीव को जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आइसोलेट करने के बाद या तो यात्रा पूरी कर ले, यदि कोई और फिर भी समस्या यही बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी, ऑटोमेटिक बीपी प्रेशर का गिरना और पुनः बन जाना, ड्रॉप एंड रिस्टोरेशन। तो फिर आप चौथे चरण की तरफ आइए, फीबा फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। एयर स्प्रिंग का फेल सेफ डिवाइस है, यदि एयर स्प्रिंग फेल हो तो ये भी इसको ब्रेक एप्लीकेशन ऑटो लगा देता है। ये जितने सिस्टम आप पढ़ रहे हैं चौथे तक आप आए, इसमें लोको पायलट ट्रेन मैनेजर का ब्रेक को एप्लीकेशन करने में कोई योगदान नहीं है। हो तो ऑटो रहे हैं लेकिन रिक्रिएशन ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स को यदि हम छोड़ दें तो फिर आपने चौथे स्टेप में फीबा का चौक, ये 9 mm का चौक होता है फीबा का, इस चौक में एक आइसोलेटिंग कॉक होता है। पहले आप इसको आइसोलेट कॉक को जो नॉर्मलाइज था, नॉर्मलाइज का होगा जो लाइन के पैरेलल होगा, इसको पुनः घुमाकर 90 डिग्री किया, मतलब आइसोलेट किया, फीबा को यहां से रिसेट किया और ये पुनः मैंने क्या बताया, आइसोलेट द फीबा ऑफ द रेक। रेक का मतलब सभी कोचेज का। बताया था ना कि कोच तो आपको पता नहीं, यदि कोई एक कोच डिफेक्टिव है फिर तो हम इजीली उसको कर देते हैं, लेकिन इस वाले केस में कोच स्पेशली आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा, तो फिर इसको कीजिए, आइसोलेट कीजिए और साथ में तीसरे वाले को खोल दीजिए, क्योंकि इनसे हुआ होता तो अब तक नॉर्मल समस्या हो जाती। तो इसका मतलब फिर उन तीनों को खोलिए और इस चौथे फीबा को करने के पश्चात
पूरे कोशिश के उस रेक के करने के बाद यात्रा को प्रारंभ कीजिए। बार बार बताया जा रहा है, फायर स्मोक, इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर, पीयू, इनको आप वर्किंग में कर दीजिए, नॉर्मल कीजिए, ऑपरेट कीजिए। अरे आइसोलेट फीबा आपने कर दिया है और अपनी यात्रा के गंतव्य तक पहुंचिए, डेस्टिनेशन तक। देखिए इसमें फीबा को कैसे आइसोलेट करते हैं, एक का करके दिखा रहे हैं, बाकी सबका इसी प्रकार होगा। फीबा की आइसोलेटिंग हो गए, अभी ऑन कंडीशन में है और अब ये आइसोलेट हो गई। इसको यहाँ से आइसोलेट करने के बाद हमें इसको ये दो बटन जो हैं, इन दोनों बटनों को एक साथ 5 से 10 सेकंड के लिए दबाना होगा। फिर जो ये इसका इंडिकेटर है ये ग्रीन हो जाएगा और जब फीबा ऑपरेट होगा तो ये रेड होगा उस टाइम पे। अंत में जैसा कि आपने प्रारंभ से ही बार बार पढ़ा है कि एलएचबी कोच के एयर ब्रेक सिस्टम में ये 4 सिस्टम ऐसे हैं जिसमें एक मानवीय श्रम से और बाकी 3 ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन कर देते हैं। जब इन चारों में कोई समस्या, जब आपने एक एक करके सबको आइसोलेट किया फिर भी यह समस्या दूर नहीं हुई, तो अंत में ये आरडीओ ने कहा, आरडीएसओ ने क्लियर कर दिया कि इट इज ए मिसक्रिएंट एक्टिविटी, कोई असामाजिक तत्व। ये देखिए जो फोटो कैप्चर किए हैं, ये फॉल प्लेट को उठा रहा है, वीपी पे एंगल कॉक को टेम्पर करेगा, टेम्पर मतलब तोड़ेगा नहीं, थोड़ा घुमा देगा, बीपी प्रेशर तेजी से लीक करेगा। और जब तक ये अपना मतलब पूरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा फिर इसको बंद करके आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सेटिंग होने में 2-3 मिनट आराम से लग ही जाएंगे। भाई लोको पायलट गार्ड महोदय देखेंगे ना कि क्या हो रहा है, तो इतने समय में अपना स्वार्थ पूरा करके लोग निकल जाएंगे। तो इसमें फिर आपको संपूर्ण स्कॉटिंग स्टाफ, आरपीएफ, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर इस बात से सतर्क हो, उस छानबीन करें कि कौन व्यक्ति अनऑथराइज इसमें है, और उसके बाद ही आप अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। तो ये सब चीजें हमने आरडीएसओ के लेटर नंबर के आधार पर आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो इस लेटर के आधार पर हमने आपको जो तकनीकी ज्ञान संभव था वो इस तरह के असामान्य परिस्थितियों में, एबनॉर्मलिटीज में स्कॉटिंग स्टाफ, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। और यदि उस सेक्शन में खड़ी है तो पॉइंट्स में यदि है तो वो भी इन वीडियो के सारे कुछ ज्ञान अर्जित करें और रेल हित के लिए कार्य करें। आरडीएसओ के दिशा निर्देशानुसार भारतीय रेलवे के तकनीकी संस्थान के लिए लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ठीक है, स्कॉटिंग स्टाफ के लिए बनाई गई है। जो जिस मार्ग पर यह घटना हो उसमें यदि कोई और रेलवे का जैसे पॉइंट्स वगैरह उपस्थित हो, स्टेशन मैनेजर साहब जो भी वहां हो, सब इस वीडियो के माध्यम से रेलवे को एक सुरक्षित यात्रा प्रदान करने में मदद करें, ताकि समय पालन सहित सुरक्षित यात्रा हो और यात्रियों को एक आनंदीय यात्रा का अनुभव हो। इस वीडियो का मात्र तकनीकी प्रयोग किया जा सकता है, किसी प्रकार का कानूनन, किसी इंक्वायरी इत्यादि में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।